नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोखरिया एक बार फिर आपके लिए एक शानदार मंत्र लेके तैयार हुआ हूं, जहां पर आपके उस सवाल का जवाब है कि कैसे प्राप्त करें रीट भर्ती परीक्षा में 30 में से 30 नंबर। जी हाँ विद्यार्थियों, एक ऐसा सवाल, एक ऐसी जिज्ञासा जिसका उत्तर हर विद्यार्थी जानना चाहता है। और प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी युद्ध की जो परिणाम की स्थिति होती है वो उसके अभ्यास और उसकी रणनीति पर तय होती है। और किसी ने सत्य ही कहा है कि युद्ध जो होता है वो युद्ध से पहले लड़ा जाता है, युद्ध मनोभूमि पर लड़ा जाता है। बाकी युद्ध वाले दिन तो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, युद्ध लड़ा जा चुका है। तो अपन रीट भर्ती परीक्षा में बैठेंगे उस दिन तो हम अपनी तैयारी के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे भाई। युद्ध भूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा गया एक प्रखर युद्ध हमेशा विजेता को जो है और श्रेष्ठ बना देता है। तो प्यारे साथियों, इस सत्र में कुछ ऐसी ही बातें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं जो कि आपके आने वाले इस रीट भर्ती परीक्षा में जो है लाभदायक साबित होगा। प्यारे साथियों, रीट भर्ती परीक्षा की जब बात करते हैं तो भाषा के दो विकल्प आपके पास रहते हैं, जहां पर आप कोई दो भाषाओं का चुनाव कर सकते हैं। और जहां से हम बात कर रहे हैं राजस्थान से, राजस्थान के अधिकांश बच्चे 3 भाषाओं के साथ डील करते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। इनमें से कोई 2 भाषा चुनते हैं और जिसमें 100% रूप से हम देखते हैं कि हिंदी तो हर बच्चे की भाषा होती है। तो अब अपन किस प्रकार तैयारी करें कि हिंदी में 30 में से 30 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं आज के शानदार सत्र की शुरुआत कि कैसे करें तैयारी, किस प्रकार तैयारी को अंतिम रूप दे और क्या रहे हमारी रणनीति कि हम हिंदी को लेकर के इतने आश्वस्त हो जाएं कि 30 में से 30 अंक प्राप्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात करता हूं कि आपको तैयारी शुरू करने से पहले किन किन चीजों को साथ में लेके जो है बैठना चाहिए। नंबर 1 बात हमेशा कहता हूं, युद्ध से पहले युद्ध के आयुध पास में होना परम आवश्यक है। नंबर 1, पाठ्यक्रम का विस्तृत विश्लेषण आपके पास होना चाहिए। आगे मैं आपको सारे टॉपिक साझा करने वाला हूं। वह विगत भर्ती के प्रश्नों का संग्रह, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कॉपी होती है वो आपके पास में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इन 2 चीजों की परम आवश्यकता है और वो भी पूरा विश्लेषणात्मक तरीके से आपके पास वो चीजें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए विगत भर्ती परीक्षाओं की बातें, उसमें आपको मैं चीजें समझाता हूं। उससे पहले ध्यान रखिएगा, इसका सटीक विश्लेषण करके बैठना है। तो सर सटीक विश्लेषण कैसे करें? तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपके पाठ्यक्रम के 3 भाग आपके सामने आएंगे। पाठ्यक्रम के 3 भाग, 3 पक्ष आपके सामने आएंगे, जिसमें पहला पक्ष हमेशा ही मनुष्य किस पे डील करता है? मजबूत पक्ष पर, ठीक है। फिर आता है कमजोर पक्ष और फिर आता है सामान्य पक्ष। ये ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में 3 पोर्शन आपके सामने रहते हैं। एक रहता मजबूत पक्ष, मतलब सिलेबस हाथ में लेते ही, पाठ्यक्रम पढ़ते ही, शुरू करते ही कहा विकारी शब्द में चुटकियों में सवाल सही कर दूंगा, संधि मुझे अच्छे से आती है। यानी जहां पर अपन डैम श्योर है कि 100% आज भी मैं उस पर डील कर सकता हूं, मैं आज भी मेरे सारे सवाल सही कर सकता हूं। नंबर 1 बात, मैं सारे सवाल सही कर ही लूंगा और मैं कर लूंगा, 2 अलग बातें हैं। लेकिन सबसे पहली बात, हम शुरुआत कहां से करें? क्योंकि कहा जाता है ना कि पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव माना जाता है और गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य को पूर्ण आकार हमेशा प्रभावित करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हम जहां से जैसी शुरुआत करते ना उसी प्रकार अपने आगे चीजें चलती है। इस सेशन में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि पेपर अटेंड करते समय भी किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे चीजें स्टेबल हो। 50-50 का चांस 100% में कन्वर्ट कैसे होता है
उस पर बात करेंगे। तो जब पढ़ना शुरू करो, तो जब कोई चीज शुरू की जाती है ना, तो किसी कार्य को शुरू करने के लिए उस कार्य का वातावरण बनना परम आवश्यक होता है। भाई भाषा विकास के सिद्धांत में क्या सिखाते हैं कि किसी भी भाषा के विकास हेतु भाषा का समृद्ध वातावरण, समृद्ध परिवेश आवश्यक होता है। तो पढ़ाई के लिए पढ़ाई का माहौल बनना जरूरी होता है। और पढ़ाई का माहौल अगर अपन एक ऐसे टॉपिक से शुरुआत करें जिस टॉपिक पर अपन पहले से कमजोर हैं, तो अपन उसके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, अपनी धारणा नकारात्मक बन सकती है। इसलिए पढ़ाई की शुरुआत उस बिंदु से करनी है जिस बिंदु पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है। शुरुआत वहां से करनी है जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, यह ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करो मजबूत पक्ष से। लेकिन एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो जो कमजोर पक्ष होता है ना, वो उससे डरता रहता है। नहीं, मजबूत पक्ष केवल शुरू में इसलिए पढ़ना है जिससे तुम्हारा उसमें एक अभिरुचियात्मक उद्देश्य प्रखर बन जाए, आपको आनंद आना शुरू हो जाए, आप पढ़ाई के लिए आदतन हो जाओ, हैबिचुअल हो जाओ। कमजोर पक्ष पर सबसे प्राथमिक रूप से कार्य शुरू कर देना है, प्राइमरी रूप से काम उस पर करना है, यह ध्यान रखना है। अब कोई भी कमजोर पक्ष होता है तो सर कमजोर है तो उसको मजबूत कैसे करें, कैसे पढ़े कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, सबसे बड़ा सवाल ये। बहुत अच्छे से सुनना, मैं आपको एक साधारण सी बात बताता हूं। जैसे उदाहरणार्थ एक विद्यार्थी को संधि को लेकर के एक फोबिया बैठा हुआ, डर बैठा हुआ है कि सर संधि समझ में ही नहीं आई, तो सर संधि पढ़ो और अगर सवाल सही नहीं हुए तो पहली बात तो भाई तूने सवाल किए नहीं है ना। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, आप विगत रीट का पेपर लो, उसको उठाओ और उसका विश्लेषण देखो। सर विश्लेषण कहां से करें, किताबों ने आंसर दे रखे हैं, तो उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर देख लो। मैंने 2011 टेट से लेकर के सबकी बढ़िया से रेल खींच के बनाई हुई है, एक एक बात का मैंने विश्लेषण कर रखा है। तो उसका विश्लेषण तैयार करो, ठीक है। विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को देखो कि संधि के किस टाइप के सवाल पूछ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, क्या उसके प्रकार रहते हैं, किस प्रकार आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसा सवाल उसने पूछा था, उस पे बात करो आप, तो है ना। उसके बाद में क्या करो, संधि टॉपिक पढ़ो, पहले उसके प्रश्न जो आए हुए ना उनको चेक करो कि सवाल पूछ कैसे रहा है, किस प्रकार के सवाल है। फिर टॉपिक पढ़ो, फिर सवाल मिलाओ, आपको मैं गारंटी देता हूं आपको परिणाम सुगम मिलेंगे। आपके पढ़ने का कॉन्सेप्ट कई बार गलत हो जाता है। हम पहले पढ़ते हैं नए टॉपिक को, पहले से तो डरे हुए थे ही, डरते डरते पढ़ा, फिर सवाल मिलाए, ये लो परिणाम आए नहीं। थॉर्नडाइक का जो संतुष्टि का नियम कहता, संतोष का नियम कहता कि जैसे परिणाम मिलते हैं अपन उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं। पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो नेगेटिव। दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, ये संतोष का ही तो नियम है, और क्या है। तो पहले उसके सवाल देखो कि किस प्रकार के सवाल बनते, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत मैटर करता है। उसके बाद में आगे बढ़ो, ये ध्यान रखना है। तो कमजोर पक्ष पे तो हमला सबसे पहले करना है। जब दो सेनाएं युद्ध लड़ती है ना, तब भी कमजोर पक्ष पे ही हमला किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस पे शुरुआत करो। उसके बाद में जो आपका मजबूत पक्ष है वो 80% हो सकता है, 90 हो सकता है, 95 हो सकता है, उसको 100 में कन्वर्ट करो और इसको साथ में डेली चलाओ, इसको रोज उपयोग में लेते रहो। और सामान्य पक्ष का मतलब होता है ना तो वो तुम्हारे लिए कमजोर है, जैसे तुमने पदबंध आज तक पढ़ाई नहीं। राजस्थान की समस्त भर्ती परीक्षाओं को अगर देखते हैं तो पदबंध टॉपिक जो है वो रीट में पढ़ाया जाता है। किसमें पढ़ाया जाता है, रीट में, है ना। तो वो वाक्य के अंतर्गत ही अपन सीख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे लिए सामान्य है, ना तो तुम्हें ये पता है कि वो भारी है हल्का है, तुम पढ़ोगे तो कर लोगे। तो इसका तात्पर्य ये बनता है कि आपको हमेशा एक पॉजिटिव कन्वे करना चाहिए, सकारात्मक रवैये से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय इन चीजों को अलग से लिख के रखना है कि किस टॉपिक पर तुम्हें कितना काम करने की जरूरत है, तुम्हारा बेस कहां पर बहुत अच्छा है, कहां पर कड़ियां तुम्हारी कमजोर है और कहां पर तुम न्यूट्रल कंडीशन में हो। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, पढ़ेंगे तब हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, मेरा मतलब एक ध्येय वाक्य रहता है मेरे विद्यार्थी के लिए कि पढ़ते समय परिणाम पर चिंता नहीं करनी है। अगर तुम्हारी मेहनत शानदार है, तुम्हारी तैयारी शानदार है, तुमने खुद के साथ ईमानदारी से काम किया है,
तो मैं तुम्हें भरोसा देता हूं तुम्हारे परिणाम शानदार होंगे, चिंता की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि चोर चोरी करते समय सोचता पुलिस पकड़ लेगी, साहूकार कभी नहीं सोचता पुलिस पकड़ लेगी। क्यों पकड़ेगी भाई, वो काम अच्छा कर रहा है ना। तो परिणाम की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने कर्म पर फोकस करना है, टारगेट पर जो है वो आपको नजर रखनी है, ठीक है। उसके बाद में विगत भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र क्यों होना चाहिए साथ में, बात समझ में आ गई कैसे। अब देखो, जब तुम प्रश्नों का विश्लेषण देखोगे, प्रश्नों का क्या देखोगे, विश्लेषण देखोगे, तब तुम्हें चीजें समझ में आएगी। उससे क्या पता चलता है, एक तो रीट का 2011 से लेकर के 22-23 तक रिकॉर्ड देखो तुम उठा करके, उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी, बहुत सारी चीजें कॉमन चल रही या पिछले प्रश्नों से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो अपने को एक प्रकृति पता चलती है कि पेपर बन किस प्रकार से रहा है, पेपर बन किस प्रकार से रहा है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो एक रणनीति का प्राथमिक हिस्सा है, जहां अपन मैदान में उतरने से पहले ये चीजें कम से कम अपने पास में होनी चाहिए। अब कई सारे सवाल है, सर चीजें याद नहीं रहती है, कैसे तैयार करें, सर पर्यायवाची कोर्स में उस पर क्या करें, तो उस पर भी बिल्कुल वाया टॉपिक में बात करने वाला हूं कि किस प्रकार लेके इनको मैनेज करें, कौन कौन से टॉपिक क्या भूमिका में रहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड शिक्षण विधियां कॉमन है, शिक्षण विद्या क्या है, कॉमन है, तो उस पर तो लेके बिल्कुल कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, ठीक है। उस पर बिल्कुल भी सोचने की या विचार करने की आवश्यकता नहीं है, टू द कॉपी पेस्ट चलेगा, समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट को पहले लेवल 2 के साथ जोड़ के बताता हूं, तुम्हें किन किन टॉपिकों पर बहुत अच्छी मेहनत करने की जरूरत है, बहुत अच्छी मेहनत करने की, मतलब ज्यादा ध्यान देने की। नंबर 1, आपको विकारी शब्दों पर फोकस करना चाहिए और अविकारी पर, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक और निपात। एक तो इन 5 टॉपिकों को 4 के साथ जोड़ के 9 बिंदुओं पर बड़ी प्रखरता से बात करनी चाहिए। जैसे संबंध और समुच्चय का प्रयोग आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, लेकर के भाववाचक संज्ञा और विशेषण के बीच क्या अंतर रहता है, भाववाचक संज्ञाएं किस किस से बनती है, कैसे बनती है, उन पे लेके आपको काम करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी बात कर रहा हूं संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, अव्यय की, इन पे काम करना है। उपसर्ग प्रत्यय 2 ऐसे टॉपिक है, सर कितना पढ़े इनको, तो आपको कम से कम इक है, ऐ है, या है, अ है, ई है, एरा है, अन्य है, ईय है, इन 5-7-10 प्रत्ययों पर थोड़ा अच्छे से काम करना चाहिए। बाकी भेदभाव से बहुत कम चांसेस होते हैं कि सवाल आते हैं, पर बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन प्रत्यय से कहां चीजें बदलती है, कहां नहीं बदलती है, इनका खास ध्यान रखना है, और वही उपसर्ग की प्रकृति के साथ ध्यान रखना है। संधि समास बेसिक कॉन्सेप्ट बेस पर चलने वाले टॉपिक है और सबसे सरल टॉपिक है हिंदी व्याकरण के रीट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, ये ध्यान रखना है। अब आगे विकारी या विकारी के अलावा और किस पे काम करें, तो और किस पे काम करें, तो और आता है आपके एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं कहता हूं कि रीट का सदाबहार टॉपिक है, वाक्य टॉपिक। कौन सा टॉपिक, वाक्य। अब वाक्य में किन किन चीजों पर ध्यान देना, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व, वाक्य का विस्तार, इन 3 चीजों को ढंग से पढ़ के जाना है, रीट में अच्छे लेवल से तैयारी करके जानी है, ठीक है। खास इन पे टारगेट रखना है। बाकी बहुत सामान्य सी बातें, शब्द शुद्धि हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तो शब्द शुद्धि में छोटी मोटी वार्तनिक दोष की त्रुटियां पूछी जा सकती है, तो थोड़ा इस पे लेके आप काम कीजिएगा। सर शब्द शुद्धि याद नहीं होती है, कैसे तैयार करें, सर पर्यायवाची याद नहीं होते, कैसे तैयार करें, तो इसका मैं बहुत परफेक्ट तरीका बताता हूं। सर विलोम शब्द लिख तो दिया, लेकिन विलोम शब्द याद नहीं होते हैं, तो देखो सबसे पहले बात करूं विलोम शब्द पे। एक तरफ शब्द लिख दो और अपने मन से फिर उनके विलोम लिखो, और फिर उनसे वेरीफाई करवाओ कहां गलत हो रहे हो, आपका काम हो जाएगा। एक तरफ अशुद्ध शब्द लिख दो, 150 जितने भी एक दिन में तुम कर पाते हो, एक जगह बैठ के मैं 50 अशुद्ध शब्दों को उतारो अच्छे से, फिर उनके शुद्ध शब्द आप अपने मन से बनाओ कि ये इसका होगा, फिर उनको मैच करवाओ, जिससे तुम्हें पता चलेगा अगर कोई शब्द गलत हुआ ना, तो आपको पता चलेगा मेरी गलती का कारण क्या है। और जब तक गलती का कारण नहीं पता चलेगा, तब तक हम कभी भी इन चीजों को सही नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करता हूं तो
लेवल फर्स्ट पे बात करें, ये दो टॉपिक दिखते तो बड़े सस्ते से हैं, मतलब सरल से, लेकिन बड़े खतरनाक है। लिंग और वचन कभी भी पूछता, खासकर वचन टॉपिक पे रीट बहुत बार टारगेट करता है। वचन का सवाल बनेगा ना तो 90% पॉसिबिलिटीज ये रहती है, संभावना ये रहती है कि वो वचन का सवाल बनाएगा, वो गद्यांश में से बनाता है। तो अपने को उस गद्यांश से अगर वो बहुवचन पूछ रहा है तो जो गद्यांश में दिया वही लिखना है। गद्यांश का खास ध्यान रख लेना, चाहे वो लेवल फर्स्ट में आता है, लेवल सेकंड में आता है, वो गद्यांश कहीं पर भी दे सकता है। एक अपठित गद्यांश में से ये सवाल पूछेगा, क्योंकि सवाल वहीं से बनेंगे। तो वो वहां पर जो ऊपर उसने लिखा है ना, वही उसका बहुवचन माने और उसी पे मानना है। इसमें नियमों को थोड़ा ताक पे रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी यहां पर विराम चिन्ह यहां भी है। विराम चिन्ह में कम से कम आपको सिंबल आने चाहिए, संकेत आने चाहिए, कौन सा चिन्ह किसका किसका नहीं है। और इसके अलावा आपको अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, अर्ध विराम, ऐसे जो आपके चिन्ह है, लाघव चिन्ह, इन पे थोड़ा लेके काम करना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। इसके आसपास सवाल घूमते हैं। अब शिक्षण विधियों में सर कितना पढ़े, सर शिक्षण विधियों में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है ना सीखने में, वो लगता है मेथड्स पे। तकरीबन हिंदी में 25 से 30 विधियां पढ़ाई जाती है, ओवरऑल कौशल वगैरह सबको मिला के 30-32 विधि पढ़ाई जाती है। विधियों में समय तो लगता है ज्यादा, लेकिन सवाल बनते बहुत कम। तो आपको किस पे टारगेट करना चाहिए जिससे अपना काम और ज्यादा सरल हो जाए। नंबर 1, भाषा कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण। चुनौतियां तो खैर है ही, आपको सबसे पहले हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम भाषा, आपको सर्वाधिक जो ध्यान रखना है वो एक तो रखना भाषा का। भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा के सिद्धांत क्या है, भाषा के सूत्र क्या है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ये विधियों से पहले के मुद्दे याद करने हैं। और उसके बाद में क्या पढ़ना है, गद्य शिक्षण क्या है, पद्य शिक्षण क्या है, नाटक शिक्षण क्या है, निबंध शिक्षण क्या है, इन पे जरूर बात करनी है, क्योंकि ये शिक्षण के अंतर्गत चीजें पढ़ाई जाती है और इस पे सवाल बनते हैं। जब भी तुम गद्य, पद्य, रचना शिक्षण पढ़ते हो ना, तो इनके उद्देश्य जरूर पढ़ना। गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्यों से एक सवाल आता है, इस पे काम करना है, ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नहीं आता है, ये तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी बातें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं विधियां नहीं पढ़नी है, विधियां पढ़नी है, पर विधियों में क्या याद होना चाहिए, कोई विधि का उद्देश्य क्या है और किसी विधि का प्रवर्तक क्या है, या कोई उसका उपनाम है तो याद करो। उसकी पूरी राम गाथा मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मुझे पढ़ाना पड़ेगा पूरा, लेकिन उस पर लंबी चौड़ी सारी कथा याद नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। किसी विधि के कोई टाइप्स आते हैं, ऐसा कुछ करके अगर होता है तो आपको जो है सीखने की आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप कह सकते हो कॉमन सवालों की श्रेणी में आते हैं। कॉमन का मतलब क्या हो गया, जो मनोविज्ञान में भी आते हैं, जो गणित में भी आते हैं, जो विज्ञान जैसे विषय में भी आते हैं। तो इनको कैसे तैयार करें, सर इन पे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात गौर से सुनना, जैसे एक तो हो गया सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री सभी में है ना, ये रही। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन सभी में, उपलब्धि परीक्षण मनोविज्ञान से इधर आ गया, और उपचारात्मक शिक्षण इसमें आ गया। उपचार से सवाल बनता ही बनता है, लेकिन उपचार और निदान के बीच का डिफरेंस जरूर याद होना चाहिए। कई बार अपन गच्चा खा जाते पेपर में। निदान का मतलब बाधाओं, चुनौतियां, समस्याएं, उनके कारण जानना। उपचार का मतलब उनको दूर करना है, यह ध्यान रखना है। आई बात समझ में। अब देखो, उसके बाद में इसको बच्चे कई बार भूल जाते हैं। भाई साहब पाठ्य पुस्तक को मत भूलना, पाठ्य पुस्तक के गुण, पाठ्य पुस्तक के दोष, और गुणों में आंतरिक गुण कौन से और बाह्य गुण कौन से, दोनों याद होने चाहिए। सवाल आता है, सवाल आता है डेफिनेटली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह कहां पढ़े, कितना पढ़े, तो उस पर बात करें तो पहले बात करता हूं पर्यायवाची पर। पर्यायवाची पर रोज के 5 से 7 पर्यायवाची पढ़ो विगत भर्ती परीक्षाओं के। क्या करो, पहले पढ़ो, जैसे मान लो आपने हाथी के पर्यायवाची पढ़े, घोड़े के पर्यायवाची पढ़े, शेर के पर्यायवाची पढ़े, मेंढक के पर्यायवाची पढ़े और बंदर के पर्यायवाची पढ़े। 5 पर्यायवाची पढ़ लिए अच्छे से, और उनको जम के एक बार पढ़ लो।
और रफ में नोट डाउन कर लो। उसके बाद में एक अच्छा सा प्रपत्र लो बढ़िया सा, और उन पे पांचों के नाम लिखो, पांचों के पर्यायवाची लिखो, तुम्हें कितने याद रहे। अगर कोई याद नहीं रहा तो उसमें ऐड कर दो। 5 से 10 मिनट का समय अगर रोज तुम दोगे ना तो आपके लेके हो जाएगा, ठीक है। और बाकी शब्द शुद्धि हो गया, या जो है आपके हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां हो गया, या शिक्षण के अन्य संसाधन हो गया, ये फैक्चुअल चीजें हैं, इनको मतलब याद करके जाना है। तो सबसे पहली बात, रणनीति का सार यही है कि मानसिक रूप से खुद को मजबूत रहना है, विगत भर्ती परीक्षाओं के पेपर विश्लेषणात्मक तरीके से मिला के जाना है, और बाकी नई चीजें साथ में मिलाते रहो। अभ्यास आपको बेहतर बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज हल करते रहो, टॉपिक पूरा होते ही उसके सवाल मिलाओ, जिससे अपने को यह पता चलता है कि हमारी कमियां क्या है, हमारी जो है स्ट्रांगनेस क्या है, इन सब पे बात करनी चाहिए। और एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी कमजोरी को स्वीकार करे, अपनी गलती को जो स्वीकार करने की क्षमता रखता है ना, अगर उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी कमजोरी को खुद के सामने एक्सेप्ट कर ले कि नहीं मैं यहां कमजोर हूं, तो मैं आज आपसे वादा करता हूं मित्रों, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है। इसका मतलब आपने खुद में परिवर्तन की नींव रख दी है। तो साथियों, कैसा रहा सत्र? आपको खूब सारी शुभकामनाएं, मस्त रहे इस त्योहारी सीजन के अंदर, आनंद लीजिएगा जीवन का। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा कि अगली दिवाली और शानदार, जानदार और धमाकेदार होने वाली है। स्टे ट्यून, उत्कर्ष क्लास, आशीर्वाद, खूब सारा प्यार मेरी तरफ से। मां हिंदी को नमस्कार, धन्यवाद।